नमस्कार बच्चों, मैं शत्रुपा मिश्र व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाणपाल से पढ़ाई तुहर द्वार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए वितान भाग 2 से पाठ 1 सिल्वर वेडिंग के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने आए हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जो आवश्यक लगे उसे नोट कीजिएगा, फिर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले बच्चों, आप लोग यह समझ लीजिए कि कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर रट के नहीं लिखना चाहिए। इसके लिए हमें पाठ को अच्छे से समझना होगा। जब हम पाठ अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह के पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम आसानी से लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है बच्चों कि प्रश्नोत्तर लिखते समय कभी भी अपने भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपने भाषा से मतलब है आपको पुस्तकीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने शब्दों में ही लिखिए, जितना पूछा जाए उतना लिखिए। निरर्थक बातों को नहीं लिखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, सभी ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, जबकि यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? इस प्रश्न के बारे में मेरे विचार हैं। यशोधर बाबू की धर्मपत्नी समझदार हैं। वह यह बात अच्छे से जानती हैं कि बच्चों की सहानुभूति तभी मिलेगी जब वे उनके अनुसार चलेंगी। दूसरी बात, यशोधर बाबू की धर्मपत्नी के व्यक्तित्व में किसी भी विशेष पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ा, जैसा कि यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा का प्रभाव पड़ा था। तीसरी बात, विवाह के बाद उनकी धर्मपत्नी को संयुक्त परिवार में रहना पड़ा और उस समय की यादें सुखद नहीं थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उन्हें आचार व्यवहार के बंधन में बांध करके रख दिया गया है। युवावस्था में भी उन्हें बुजुर्ग स्त्री की तरह रखा गया। इसलिए वे अपनी पुत्री के कहने के अनुसार आधुनिक जमाने के कपड़े पहनना पसंद करती हैं और बच्चों के किसी भी मामले में वे किसी भी तरह का दखल नहीं देती हैं। जबकि दूसरी तरफ यशोधर बाबू स्वयं को बदल नहीं पाते, या यूं कहा जाए कि वे बदलना भी नहीं चाहते हैं। उनके मस्तिष्क में हमेशा कोई न कोई द्वंद्व यानी कि संघर्ष चलते रहता है। वे सिद्धांतवादी हैं। वे संयुक्त परिवार, भारतीय परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें फिजूल खर्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे पार्टी, फैशन, आधुनिक भौतिक वस्तुओं को निरर्थक मानते हैं। यही कारण है कि यशोधर बाबू अपने आप को समय के साथ नहीं ढाल पाते। वे अपने परिवार से अलग थलग हो जाते हैं और अंत में उन्हें नहीं चाहते हुए भी परिस्थिति से समझौता करना पड़ता है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? इसका उत्तर है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशन दा के किसी दूर के रिश्तेदार से उनकी मौत का कारण पूछते हैं। तब उन्हें उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ होगा। इसका दूसरा अर्थ है, किशन दा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा किसी ने नहीं की होगी, जिससे यशोधर के मन में
हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। जो हुआ होगा का तीसरा अर्थ से तात्पर्य यशोधर पंत के विचारों में किशनदा आकर कहते हैं, भाई सभी जन इसी क्या हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो या गरीब हो, मरते तो सभी हैं जो हुआ होगा से। हाँ, शुरू शुरू में और आखिरी में सभी अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं होता, बस अपना नियम होता है। पाठ का तीसरा प्रश्न है, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें सबसे पहले समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ जानना होगा, जिसका अर्थ है कुछ न कुछ गलत होना। यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, संयुक्त प्रथा को जीवित रखना चाहते हैं और इसी कारण वे लगभग हर समय जब भी उनको कुछ गलत लगता है वे इस तकिया कलाम वाक्य का प्रयोग करते हैं। और सच देखा जाए तो आज की स्थिति यह है कि आज के समय में ये वाक्य सम हाउ इम्प्रॉपर बिल्कुल ही सही बैठता है और यशोधर बाबू जैसे सिद्धांतवादी इंसान को जब भी कुछ ऐसा गलत लगता है उसे सहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिद्धांत के खिलाफ लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जब वे किसी से लड़ भी नहीं सकते और उसे सह भी नहीं सकते, तब वे सिर्फ सम हाउ इम्प्रॉपर बोल करके चुप हो जाते हैं। और अक्सर उनके साथ ऐसा होते रहता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, समाज हो, कहीं भी उन्हें इस तरह के सैद्धांतिक लड़ाई अपने मन से, अपने घर परिवार समाज से लड़ने ही पड़ते हैं। देखा जाए तो इस कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द कई बार आए हैं। सबसे पहले ऑफिस में बाबू के पैंट और उनके ऊंचे एड़ी के जूते देख करके यशोधर बाबू के मन में समहाउ इम्प्रॉपर ख्याल आता है। उसके बाद दफ्तर में जब सिल्वर वेडिंग की पार्टी मांगी जाती है और दफ्तर के लोगों के द्वारा यशोधर बाबू को रोकने की कोशिश की जाती है, उस समय उन्हें ये सिल्वर वेडिंग की पार्टी देना गलत लगता है। पाश्चात्य सभ्यता को वो पसंद नहीं करते हैं और भारतीय सभ्यता के खिलाफ लगता है। तब उनके मन में सम हाउ इम्प्रॉपर ख्याल आते हैं। इसके बाद जब उनके पुत्र की नौकरी लगती है, वो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है और प्रारंभ से ही 1500 रुपए मिलता है, तब उनके मन में ये ख्याल आता है कि मैं इतने वर्षों की सेवा के बाद 1500 रुपए पाया, अब वर्तमान में पा रहा हूँ और वो प्रारंभ से ही पा रहा है। तब उनको कुछ न कुछ गलत लगता है। बड़े बेटे के द्वारा साइकिल की सवारी बंद करके स्कूटर की सवारी किए जाने की सलाह पर भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अपने घर परिवार में जब अपनों से उनको परायेपन का एहसास होता है, तब उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उनके पत्नी के
भाई उसके ओछे हरकत पर उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। अपनी बेटी के द्वारा बार बार शादी के लिए आए हुए रिश्ते को मना कर देना और धमकी देना, पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले जाएंगे, इस बात पर भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। सिल्वर वेडिंग के दिन शाम को जब परिवार के सदस्यों के द्वारा जिद किए जाने पर केक काटने के लिए बुलाया जाता है, उस समय भी उन्हें केक काटने की प्रथा ये पाश्चात्य परंपरा लगती है। उस समय भी उन्हें यहाँ पर समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। इस संदर्भ से स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं, इसी कारण वे हमेशा उपेक्षित से रह जाते हैं। प्रश्न 4 है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में जिस तरीके से यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा आए, वे उनके सानिध्य में काफी समय बिताए और उसका असर ये पड़ा कि वे उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके रहन सहन को, सभी को वे अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं और उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं या उन्हीं को अपना आदर्श मानने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप सभी के जीवन में कोई ना कोई होगा, आपके माता पिता, बड़े भाई, शिक्षक या कोई भी, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, आप उनसे किस तरीके से प्रभावित हुए, आपके जीवन में क्या बदलाव आया, ये सारी बातें आप अपने अनुभव के अनुसार लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं? यह कहानी आधुनिक समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का बिल्कुल सही चित्र दर्शाती है। आज की परिस्थितियां इस कहानी की मूल संवेदना को प्रस्तुत करती हैं। आज के परिवार में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। आज का परिवार पूरी तरह से व्यक्तिवाद से प्रभावित होने लगा है। सामाजिकता की भावना व पुरानी मान्यताएं, भारतीय संस्कृति, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। किंतु आज के परिवार में भी कहीं न कहीं यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं, जो चाहकर भी स्वयं को नहीं बदल पाते हैं और दूसरे को बदलता हुआ देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध स्वाभाविक भी है, क्योंकि समय और समाज का बदलना जरूरी है। समय परिवर्तनशील है और व्यक्ति को उसके अनुसार ढल जाना चाहिए। यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत करती है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से आप किसे कहानी की मूल संवेदना कहेंगे? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इसके बारे में हम कह सकते हैं, इस कहानी में मानवीय मूल्य, भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान, इन सभी को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं।
इन सब के बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान और पत्नी उनसे बहुत आगे निकल गए। वह पुराने आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्ढा की चौड़ी मोहरी देख करके उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें अपनी बीवी और बच्चों की आधुनिकता से चकाचौंध, रहन सहन भी अनुपयुक्त लगता है। वे जिन सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका विरोध करती है। यशोधर बाबू जहाँ संयुक्त परिवार को महत्व देते हैं, वहीं उनके परिवार के बाकी सदस्य रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा कहते हैं। इन्हीं सब मूल्यों से प्रभावित होकर यशोधर बाबू के बड़े पुत्र ने अपने पिताजी के लिए नया गाउन लाते हैं, ताकि वे फटे हुए पुलोवर से उन्हें शर्मिंदा न कर सके। उन्हें अपने मान सम्मान की है, ताकि वे फटे पुलोवर पहन के बाहर ना निकले, जिससे उनके पुत्र को शर्मिंदा होना पड़े। बच्चों को अपने मान सम्मान की चिंता है, न कि अपने बुजुर्ग पिता की। अतः हम यह कह सकते हैं कि इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल है। 7वां प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा नहीं लगने के क्या कारण होंगे? इस बारे में हम कह सकते हैं, स्कूल और विद्यालय में बालक बालिकाओं का एक साथ अध्यापन करना, महिलाओं का आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना, सभी खेलों में महिलाओं की सहभागिता, आधुनिक पहनावा, घरों में कार्य को सरलता से निपटाए जाने के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनों का उपयोग करना, जैसे वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हा, विलासिता की वस्तुएं, चाहे वो गीजर हो, सोफा हो, एसी हो, टेलीविजन, इन सभी का उपयोग करना कहीं न कहीं बुजुर्गों को पसंद नहीं आता। जबकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना ही चाहिए। किंतु यही बातें हम बड़े बुजुर्ग की दृष्टि से देखते हैं तो सह शिक्षा आज बहुत से अपराधों को जन्म दे रही है। आज स्त्रियां घर से बाहर कदम निकाल रही हैं, तो इससे कहीं न कहीं उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों में कुछ कमी आ जा रही है, या यूं कहा जाए वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करने में कहीं न कहीं असमर्थ हो जाती हैं, जिससे परिवार विघटन की ओर जा रहे हैं। बच्चों की परवरिश हो तो रही है, किंतु उन्हें प्यार और दुलार और उनकी सुरक्षा में कमी सा महसूस होता है। आधुनिक विलासितापूर्ण वस्तुएं कार्यों को सरल तो बना रही हैं, किंतु मानव शरीर को कमजोर और सुस्त बनाते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की जगह अब एकल परिवार प्रचलन में आ रहे हैं। शिक्षा के आड़ में परिवार समाज में परिवर्तन के नाम पर संस्कृत का परित्याग किया जा रहा है। शिक्षा का कहीं न कहीं एक उद्देश्य है, अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, जिससे समाज का विकास होता है। किंतु आज लोग शिक्षा का तात्पर्य पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना मान रहे हैं। यही कारण है कि बुजुर्गों को किसी भी तरह के आधुनिकता पसंद नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी को सिल्वर वेडिंग के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब आप उन्हें घर में ही रहकर उसे हल करने का प्रयास कीजिए और सुरक्षित रूप से घर में ही रहिए। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए।
अपने साथ साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, तो फिर अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।